हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पीसीएम पर। तो आज हम आ गए हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिक्स। सेमेस्टर 1 फिजिक्स में वेक्टर्स हैं। तो आज की पहली क्लास है हमारी बीएससी की। बीएससी फिजिक्स सबसे पहले क्या है, वेक्टर। तो इसकी वीडियोस आएंगी आज से, ठीक है। तो आज लेक्चर 1 स्टार्ट करना है वेक्टर्स के बारे में। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं, तो क्या कहलाती है, भौतिक राशि, ठीक है। तो भौतिक राशि में हम क्या पढ़ते हैं, दिशा के आधार पर दो चीज़ पढ़ते हैं। कौन कौन सी, एक तो सदिश और एक अदिश, यानी एक वेक्टर और एक स्केलर, ठीक है, दिशा के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी यानी कि राशि जिसमें दिशा और परिमाण या लंबाई, परिमाण को लंबाई भी बोल देते हैं। जैसे कि देखो 5 मीटर दूर, यानी कि इसमें जो 5 है क्या है, वो परिमाण, इसकी वैल्यू है, इसकी लंबाई है, ठीक है। और मीटर क्या है, इसकी दिशा है, यानी कि 5 मीटर पूरा क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है। यानी कि वेक्टर में क्या क्या चीज़ रहता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड या लेंथ भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड को रिजल्ट भी कह सकते हैं, वैल्यू भी कह सकते हैं। अब इसे कैसे दर्शाते हैं वेक्टर को, इसे ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि ए हेड और टेल से दर्शाते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे रखा है ए और बी लिख रखा है, यानी कि शुरू में यहाँ पे क्या है, टेल, ए से टेल से दर्शाया, बी को हेड से दर्शाया, ए बी के ऊपर वेक्टर यानी कि तीर का निशान, ये क्या है, वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर को दर्शाना यानी कि देखो, जैसे कि अभी हम एक्स वाई में हैं तो क्या कहलाएगा, प्लेन यानी कि समतल। अगर अंतरिक्ष में जाएंगे तो एक्स वाई जेड, अंतरिक्ष के लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन। अगर देखो एक्स दिशा में अगर एक यूनिट ट्रैवल करेंगे यानी कि एक यूनिट चलेंगे तो इसे क्या कहेंगे, आई कैप। अगर वाई दिशा में एक यूनिट यानी कि 1 मीटर, यानी कुछ भी कह सकते हैं, एक चले हम यहाँ पे, तो इसे कहेंगे जे कैप। अगर यहाँ पे अगर 1 यूनिट जेड दिशा में तो कहेंगे के कैप, ठीक है। आई की दिशा में, एक्स की दिशा में आई एक, वाई की दिशा में जे एक, जेड की दिशा में एक के। अगर देखो जैसे कि हमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक यहाँ से चल लेते फिर आ गया स्केल पर 2, दूसरा नंबर आ गया तो इसे कहेंगे 2i। अगर ऐसे वाई में आ गया स्केल पर 2 तो इसे कहेंगे 2j। अगर आ जाएगा जेड की दिशा में 2 तो कहेंगे 2k, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। और दर्शाना तो मैंने बता ही दिया था, तो थोड़ा हिंदी भी देख लीजिए। अगर इसको नोट्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एरो तीर के निशान की तरह और यही किसी दिशा की ओर इंगित कर रहा है। आमतौर पर जैसे समन्वय यानी कि एक्स वाई जेड समन्वय प्रणाली पेश करते हैं। यदि समतल में है तो एक्स वाई अक्ष और अंतरिक्ष में है तो एक्स वाई जेड, जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद निर्देशांक अक्ष के अनुदिश उसके घटक यानी कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि कॉम्पोनेंट्स वो होते हैं जो एक्स वाई जेड की दिशा में कुछ भाग हमने ले लिया है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंट्स घटक के रूप में निरूपित कर सकता है। हम बता सकते हैं कि यह एक्स दिशा में कितना आगे बढ़ती है, वाई दिशा में कितना, जेड दिशा में कितना, ठीक है। वो उसके क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट। जैसे बनता है आई जे के, ये क्या है, इसके कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। जो हमने बताया था ए वेक्टर, अब ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू कुछ होगी एक्स दिशा में a1। जैसे मैंने कहा था कि 5 मीटर चली तो 5 क्या है, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें 5 क्या था, उसका घटक था, घटक। अब मैं कह दूँ कि एक्स वाई जेड में है तो घटक इसकी वैल्यू है कुछ एक्स वाई जेड में, जो वैल्यू है ना a1 a2 a3, ये क्या है इसकी वैल्यू। और आई जे के ये क्या है, एक्स वाई जेड में घटक है, ठीक है। यहाँ मैंने साइड में लिखा है आई जे के। एक्स वाई जेड में अनुदिश क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आगे मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर है या लेंथ ऑफ वेक्टर है, लंबाई है इनकी, ठीक है। एक्स वाई जेड अनुदिश यूनिट वेक्टर है आई जे के, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि लंबाई और एम्पलीट्यूड दोनों सेम ही रहता है, लेंथ और एम्पलीट्यूड सेम, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, इसके ऊपर मापांक वाला चिन्ह लगा देते हैं और ऊपर तो वेक्टर, इसे कहते हैं परिमाण, यानी कि एम्पलीट्यूड बराबर का सूत्र होता है अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा आप आगे देखेंगे, अगर मेरे पास दो बिंदु पी क्यू एक सदिश खींच सकता हूँ, यानी कि वेक्टर खींच सकता हूँ, पी क्यू मेरे पास पॉइंट्स हैं, इनका मैंने एक वेक्टर खींच दिया, ठीक है।
वेक्टर मैंने यहाँ पर खींच दिया और एक सदिश को पी क्यू कहें तो इसे ए वेक्टर से दर्शाते हैं। ए वेक्टर से मतलब कहने का मतलब यह है कि लेकिन एक वेक्टर को जरूरी नहीं है कि कोई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हो, तो वेक्टर ही यही बात है। यानी कि जैसे कि एक वेक्टर है पी क्यू, यानी जितनी दूरी ये ट्रैवल कर रहा है उतनी दूरी एक वेक्टर ए वेक्टर ट्रैवल कर रहा है, यानी जितनी दूरी पी क्यू ने ट्रैवल करी उतनी ए वेक्टर ने ट्रैवल करी। यानी कि इसे कह सकता हूँ कि ए वेक्टर बराबर का पी क्यू वेक्टर। बस यही बात है यहाँ पे संकेत उदाहरण के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर वेक्टर के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ वेक्टर की लंबाई हमें ज्ञात करना है। चित्र बता देता हूँ, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। यहाँ पे कंपोनेंट आई जे के। तो 21 सदिश की वैल्यू, तो एक क्वेश्चन ने ट्रैवल करी यहाँ पे जितनी यूनिट वेक्टर A1 A3 A2 है, ठीक है। तो लेंगे रूट में प्लस 3 स्क्वायर लगाएंगे, रूट 4 ये होता है जो लेवल, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते और कैसे करते हैं आगे इसके। अब देखो तुम कर देता हूँ और अब देखिए डायरेक्शन में 2, डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर चित्र में रखा था जैसे पहले डायरेक्शन ए वेक्टर, यहाँ मैंने मान लिया इसमें क्या बताऊंगा क्या एक्स समतल में इसकी लंबाई निकालना है। ध्यान दे समतल में स्थित है क्योंकि ए यहाँ पर स्थित समतल में, यानी एक्स वाई प्लेन, एक्स क्या हो गया यानी कि प्लेन समतल में। इसके बाद एक सदिश से बी से प्राप्त होता है, यानी कि सदिश बना दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान बराबर का आई जे, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करा, हमने 3 ले लिया में ले लिया क्योंकि एक्स और समतल में बी क्या है तो 3i 2j बना जिसे ए वेक्टर में बी वेक्टर शामिल हो और जेड अक्ष के पर स्थिति, जेड अक्ष पर किसी विशेष अक्ष पर ए वेक्टर बी वेक्टर पर है। चलो जैसे कि डायग्राम है, यहाँ पे वेक्टर था बी वेक्टर, तो बी वेक्टर यहाँ पे और एक्स की वैल्यू यहाँ थी और वैल्यू यहाँ पर थी, तो हमने यहाँ एक प्लेन बना लिया, प्लेन यहाँ पर ऐसा टर्म बन जाएगा पर क्या जेड एक्सिस, ये क्या ए वेक्टर, ये क्या था नीचे बी वेक्टर, ये क्या नहीं ये क्या 1 हमने 1 यूनिट ट्रैवल, ये बी वेक्टर था, ये वेक्टर डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये लगा देंगे यहाँ पर। एम्पलीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या ज्ञात करनी है हमें ज्ञात करनी है बी की लंबाई ज्ञात करनी है और वो कहाँ पर है, एक्स वाई तल में। एक्स वाई तल में है, पाइथागोरस से लगाएंगे तो बी परिमाण बराबर का क्या निकालेंगे, √A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर, ये लगा देंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, √ आ गया 13, ठीक है। √13 आ गया तो हमने जो ये फॉर्मूला था इसमें रख देंगे, ठीक है। परिमाण का स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर में परिमाण बी का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ए बराबर का √ में ये कितना आ गया, √13 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, √ से स्क्वायर कट जाएगा, आएगा 13 + 1 यानी कि √14। ऐसे प्रूफ करते हैं बीएससी पर, ठीक है। एक और जूम आउट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं,
अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली वीडियो है लेक्चर 1 वेक्टर की बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिक्स। अब आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर एडिशन व आकार बदलना। उससे पहले आप एक नोट डाल लीजिए। जैसे नोट, वेक्टर को दोहरा जीवन होता है यानी डबल लाइफ होती है। कैसे? एक ही समय में ज्यामिति यानी कि इसकी ज्योमेट्री आकृति कैसी है वस्तु की, जिन्हें ए वेक्टर बराबर पी क्यू, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि पी क्यू लंबाई है, उसी लंबाई के ए वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर किसे कह सकते हैं? बराबर कह सकते हैं पी क्यू वेक्टर के। चित्र में इसी तरह बना सकते हैं। वह गुणात्मक यानी कि वैल्यूएबल यानी उसकी कुछ वैल्यू होगी वस्तु भी है, जिन्हें हम संख्या द्वारा दर्शा सकते हैं। यानी कि बस एक ये कहना चाह रहा है कि किसी वेक्टर के दो जीवन लाइफ होती है, यानी कि दो लाइफ होती हैं, डबल लाइफ। कैसे? एक तो उसकी ज्योमेट्री बताएगा आई जे की, क्या बताएंगे इसकी ज्योमेट्री कि किस दिशा में है, और वैल्यू क्या बताएंगे? इसके नंबर बताएंगे। ये कहना चाह रहा है बस नोट में। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर एडिशन, यह आपने 11th-12th में पढ़ाई होगा। वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर ए और बी हैं, और तो फिर ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, ये कैसे जुड़े हैं? यहाँ पे टेल टू टेल जुड़े हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर का योग निकालने के लिए बी वेक्टर को इस प्रकार स्थानांतरित करना चाहिए कि ए वेक्टर के सिर यानी कि टेल पर बी का शीर्ष पर स्थित हो। यानी कि आपने 11th-12th में पढ़ाई हो कैसे करते हैं ऐसे, इसे करते हैं हेड टू हेड या टेल टू टेल। ठीक है, जैसे कि ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है। ये देखो, ये बी वेक्टर का मैंने इससे पोजीशन को ऐसे चेंज करा कि मैंने यहाँ पे लेकर आ गया, इसे यहाँ पर लेकर आ गया, तो ये बी वेक्टर तो ये हो जाएगा ए वेक्टर। अब देखो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। जहाँ बी इसकी हेड से हेड मिल जाएगी वहाँ पर इसे ख़त्म कर देंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट करा, ये होगा ए वेक्टर, जोड़ देंगे बी वेक्टर में। यहाँ पे क्या है? हेड टू टेल, तो जोड़ देंगे हेड टू टेल, तो जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया? हेड टू हेड मिल गया, यानी कि यहीं ख़त्म कर देंगे। यानी कि ए प्लस बी क्या आ गया? इसका रिजल्टेंट आर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं इसे। वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम, विकर्ण क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल है ये पहला वाला वेक्टर एडिशन का। ठीक है, यदि संख्यात्मक रूप से ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर कंपोनेंट्स a1 a2 a3 ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे बी की b1 b2 b3 ये इसकी वैल्यू है। दोनों को कैसे ऐड करेंगे? a1 के साथ जोड़ेंगे b1 को, कॉमा a2 के साथ जोड़ेंगे b2 को, कॉमा a3 के साथ जोड़ेंगे b3 को। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, जैसे कि मैंने मान लिया कि ए वेक्टर की कुछ वैल्यू है वो इस दिशा में, तो माइनस ए वेक्टर किस दिशा में होगी? इसके अपोजिट, सीधी सी बात है। तो ठीक है, ऐसे मान लिया कि मैंने 2a वेक्टर निकालना, तो ए इतना है तो 2 इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया कि 1/2a करना है तो इसके आधा हो जाएगा। बस ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो आ गए हैं हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, संख्यात्मक मान स्केलर वेक्टर की गुना। डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? 11th-12th में आपने पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट होता है संख्यात्मक मान यानी स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर आपको सिर्फ परिमाण मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगी, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि 3 क्या है? एक वैल्यू है, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। 3 4 5 जितने भी नंबर है क्या है? वैल्यू, यानी जिसमें भी खाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्केलर वेक्टर। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका सूत्र ये होता है, इसे कहते हैं समेशन ए आई बी आई। ठीक है, ए आई बी आई यानी आई की जगह 1 2 कुछ भी आ सकता है, तो सूत्र होता है कि A1 B1 प्लस में A2 डॉट B2, यहाँ पर डॉट है। ठीक है, A1 डॉट B1 प्लस A2 डॉट B2 प्लस A3 डॉट B3, इनकी कॉम्पोनेंट्स की वो है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि ए वेक्टर तो उसके कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी? A1 A2 A3, ऐसे बी की B1 B2 B3, ऐसे ही इन्हें डॉट प्रोडक्ट करके ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये इसका सूत्र है, ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि माना ए वेक्टर के घटक A1 A2 A3 बी वेक्टर के B1 B2 B3। अब इसका देखो ये हो गया हमारा संख्यात्मक मान यानी कि वैल्यूएबल के लिए सूत्र। अब देखेंगे ज्योमेट्रिकली यानी कि ज्यामिति के रूप में सूत्र क्या होता है। सूत्र ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण
यानी कि ए का एम्पलीट्यूड गुना में बी का एम्पलीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। ए और बी का परिमाण है, इनकी गुना कोस थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, यानी कि ए वेक्टर इस दिशा में, बी वेक्टर इस दिशा में, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, कोस थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख रखा है मैंने, ज्योमेट्री रूप से ए की लंबाई व बी की लंबाई उसके बीच के कोण थीटा कोस थीटा यानी कि के बराबर होता है, यानी कि ए डॉट बी किसका बराबर होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा के बराबर होता है। ये कृत्रिम ऑपरेशन जैसा लगता है, ठीक है। अब हम थ्योरम सिद्ध करेंगे, बीएससी में थ्योरम सिद्ध आती है इसकी, यानी कि इसकी, इसे हम सिद्ध करेंगे, इसे हम सिद्ध करेंगे कि ए डॉट बी बराबर ए रिजल्टेंट बी रिजल्टेंट कोस थीटा कैसा आया, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं इसे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1 क्या कहते हैं, व्हाट डस ज्योमेट्री डेफिनेशन मीन, यानी कि जो ज्योमेट्री की परिभाषा है ये कह क्या रही है। तो सबसे पहले नंबर 1 कह रही है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब हमने पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी को, ऐसे यहाँ दोनों ए हैं तो इनका परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर इस दिशा में है और दूसरा ए वेक्टर भी इसी दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का थीटा 0। तो मैंने यही लिखा है कि ए डॉट ए इनका परिमाण का स्क्वायर और थीटा हो गया 0, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्या, ए क्या होता है हमारा A1 A2 A3, तो ए मापांक का स्क्वायर क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर A1 का स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 लॉ ऑफ कोसाइन। क्या होता है लॉ ऑफ कोसाइन, जैसे कि मैंने मान लिया कि ए वेक्टर एक इस दिशा में है, बी वेक्टर एक इस दिशा में है और सी वेक्टर मैंने मान लिया कि इस दिशा में, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन ये हमें याद रखना है, 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। सूत्र क्या होता है इसका, जैसे मैंने मान लिया कि सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab कोस थीटा, ठीक है। यह है लॉस ऑफ कोसाइन, यानी कोसाइन का नियम है ये, ठीक है। ये हमने 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब चित्र से पढ़ते हैं। ये तो हो गया लॉ ऑफ कोसाइन, ये अलग बात है। अब पढ़ते हैं चित्र से, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी है, ठीक है। अब वो देखो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हेड टू हेड मिले जब भी हमें छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से आया क्या, देखो यहाँ से बढ़ते हैं बी वेक्टर से स्टार्ट करा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि हेड टू टेल मिला, यानी हमें जोड़ना है बी प्लस में सी। अब यहाँ हेड टू हेड मिल गया, यानी कि हमें छोड़ देना है, यानी बी प्लस सी बराबर किसका आ गया, ए वेक्टर के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम सी निकालेंगे तो ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही लिखा है मैंने, लॉस ऑफ कोसाइन वह है जो त्रिभुज के तीसरी भुजा के लंबाई के बारे में थीटा के संदर्भ में बताता है। अब हमें जो हमने यहाँ पे सी बराबर ए माइनस बी लिखा था, तो इसे करते हैं। देखो सी वेक्टर का स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डॉट सी। तो सी की वैल्यू क्या थी, ये थी ए माइनस बी, तो यहाँ पे रख देंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सी डॉट सी का यहाँ पर। अब इसकी गुना इसमें ए डॉट ए, इसकी गुना इसमें माइनस में ए डॉट बी। अब बी की माइनस ए डॉट माइनस का बी डॉट ए, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, ठीक है। अब इन दोनों की गुना एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इन दोनों की गुना एम्पलीट्यूड स्क्वायर, प्लस का चिन्ह यहाँ पर, ठीक है। माइनस का ए बी माइनस का बी है। अब देखो इसे क्या कर सकते हैं, माइनस का बी ए को लिख सकते हैं माइनस का ए बी। इस हम स्केलर प्रोडक्ट में यानी कि डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे ए और बी को कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना चिन्ह में ना इसकी वैल्यू में, ठीक है। तो ए बी को लिख सकते हैं माइनस के बी ए को लिख सकते हैं ए बी, तो ए बी एक बार ए बी एक बार, तो हो जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, सी मापांक स्क्वायर, कैसे, चित्र से, ज्योमेट्री से, ठीक है। और लॉस ऑफ कोसाइन, अब देखो ये भी है सी स्क्वायर और यह लॉस ऑफ कोसाइन ये भी सी स्क्वायर है, दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने से क्या आएगा वो हम देखेंगे अभी। अब देखो लॉस ऑफ कोसाइन को बराबर कर देंगे सी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे क्या था 2ab cos थीटा, यहाँ क्या है 2ab। तो देखो जो बराबर में पॉजिटिव रहता है वो कट जाता है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव कट गया, ये माइनस में 2 था ये भी माइनस में 2 था, ये भी कट जाएगा। यानी जो सेम साइन के रहते हैं बराबर में वो कट जाते हैं। अब ये क्या है ए मोड बी मोड, यानी कि ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ये साइड लिया। यहाँ पे क्या बच रहा है ए डॉट बी इस साइड लिया, यानी कि हमारे पास जो सूत्र था हमने सिद्ध कर दिया, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा
ए बी कोस थीटा, और ये हमें सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध। ये पहली थ्योरम थी, ठीक है, आज की क्लास की। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो नंबर 1, परिमाण या लंबाई और कोणों की गणना करना। पहला अनुप्रयोग क्या कहता है, कंप्यूटिंग लेंथ एंड एंगल्स, यानी कि हमें लंबाई और कोण की गणना करनी है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास ऑफ कर देंगे, इतना ही आज के लिए। तो जैसे कि क्वेश्चन है, देखो ये मैंने डायग्राम बना रखा, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिख जाए थोड़ा सा क्लियर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ये है इसका ओरिजिन। तो मैंने यहाँ मान लिया कि कोई बिंदु P है, तो इसके पॉइंट P है, यहाँ मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0,0 है एक्स डायरेक्शन में। ऐसे वाई में मान लिया 0, 1, 0 है क्यू डायरेक्शन, क्यू पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में आर पॉइंट है, 0, 0, 2 है, ठीक है। यानी कि इसके शुरू में 1 है, तो यानी कि 1 यूनिट यहाँ से ट्रैवल। इसके वाई डायरेक्शन 1 है, ये 1 यूनिट ट्रैवल। इसके 2 है जेड एक्सिस में, तो 2 यूनिट ट्रैवल, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही बता रखा है, दोबारा बता दिया। तो इसमें क्या निकालना है हमें, पहला अनुप्रयोग कहता है हमें परिमाण या लंबाई, परिमाण लंबाई या कोण की गणना करना है। ये हमारा पहला अनुप्रयोग होता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसमें हमें निकालना है थीटा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थीटा निकालने के लिए सूत्र, थीटा किसके बीच में निकालना है हमें, देखो P और Q के बीच में निकालना है। यानी कि हम क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पी आर, पी क्यू डॉट पी आर करेंगे, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। देखो कैसे थीटा निकालना है, तो पी क्यू डॉट पी आर बराबर में पी क्यू का एम्पलीट्यूड, पी आर का एम्पलीट्यूड, कोस थीटा। तो कोस थीटा इधर भेज देंगे, पी क्यू डॉट पी आर अपॉन में पी क्यू का एम्पलीट्यूड, पी आर का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब मैंने ऐसी थोड़ी सी जानकारी के लिए ये लिख रखी है, ये 11th 12th में नहीं पढ़ा जाता, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो सही रहेगा। पी क्यू वेक्टर क्या होता है, पी से क्यू जाने के लिए मुझे एक्स अक्ष की दिशा में एक इकाई घटाना चाहिए और वाई इकाई में एक दिशा जोड़नी चाहिए। यानी कि देखो यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट 1, 0, 0, अगर मैं इसमें से 1 घटा दूँ, यानी कि एक्स दिशा मुझे -1 घटाना पड़ेगा पी से लेकर क्यू तक आने के लिए, ठीक है। तो मैंने यही करा है, -1 एक्स दिशा में घटा दिया, वाई में एक जोड़ दिया, और जेड दिशा का इसमें कुछ काम नहीं है तो 0 रहेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे पी आर में, पी आर बराबर पी से आर जाने के लिए एक्स दिशा में अनुदिश -1 कर दूं और जेड अक्ष के अनुदिश +2 कर दूं, ठीक है। तो ये करेंगे, ये है पी आर, यानी कि एक्स दिशा के लिए -1 को कट कर दूं और -1 कर दूं 1 से, ठीक है। और जेड दिशा में 2 कर दूं, ठीक है, और वाई दिशा को 0 कर दूं। तो यही मैंने करा है इसमें, -1, 0 और 2, यानी कि पी क्यू निकाल लिया ये रहा, पी आर निकाल लिया ये रहा। अब सूत्र ये था ये वाला, इसमें रख देंगे पी क्यू पी आर और इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर ये रख दें यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। और अपॉन में इसका स्क्वायर और इसका मापांक यानी कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाल दिया, ए वन का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से इनकी गुना होगी, तो मैंने गुना करने का कौन सा फॉर्मूला बताया था, A1 की गुना B1 से, A2 की गुना B2 से, A3 की गुना B3 से, और इन सब की प्लस, और गुना नहीं है डॉट है, ठीक है। A1 की डॉट B1 से, A2 की डॉट B2 से, A3 की डॉट B3 से, ठीक है। जैसे मैंने जो पहले फॉर्मूला बताया था बस खाली वही लगाया यहाँ पे। तो इसकी गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि डॉट करेंगे 1, इसकी इससे करेंगे डॉट 0, इसकी इससे करेंगे 0, क्या बचा है 1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगा √2 और √5। तो इन दोनों की गुना करेंगे आ जाएगा √10। अब कोस थीटा बराबर इतना है, तो थीटा बराबर कितना होगा, कोस इनवर्स 1/√10, यानी कि 71.5 डिग्री का बराबर होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।